नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने 12th का पूरा सिलेबस। और ये रहेगा उसका फर्स्ट लेक्चर जहां पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इस साल पूरा का पूरा 12th का जो कंटेंट रहेगा फ्री मिलने वाला है। और सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा? इसमें आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, दूसरा इसके नोट्स मिलेंगे, इसका क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसके बाद कुछ हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे जहां पे हम स्टेट बोर्ड के साथ साथ सीडी के पीवाईक्यूज भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा का पूरा प्लानिंग रहेगा नवंबर मंथ के एंड तक, जहां पे हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं हम नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। बोर्ड एग्जाम के वेटेज के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चैप्टर कैरी करता है टोटल 5 मार्क्स। तो याद रखना 5 मार्क के क्वेश्चन चैप्टर के ऊपर आएंगे। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे या फिर ये जो मार्क्स रहेंगे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ विदाउट ऑप्शन के बारे में। एंड विथ ऑप्शन ये चैप्टर पूछा जाएगा आप लोगों को 7 मार्क्स के। तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। चैप्टर में अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें अच्छी तरह से समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं इसके ऊपर सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीईटी के वेटेज के बारे में बात करोगे तो ये चैप्टर जो है ना, तो लगभग 4 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो ये बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इसके साथ ग्रेविटेशन अटैच कर दूं तो बेटा 7 मार्क के क्वेश्चन, रोटेशनल डायनामिक्स प्लस ग्रेविटेशन कुल मिला के 7 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा वेटेज है। और इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना इस चैप्टर के ऊपर आने वाले क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में वो ऑलवेज मीडियम या फिर टफ लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। मतलब ये आप लोगों को दूसरे स्टूडेंट के साथ डिफरेंशिएट करने वाला चैप्टर है। अगर आप लोग ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं करते हो तो इसका मतलब आप इस चैप्टर के मार्क्स लूज करने वाले हो। और अगर आप यहाँ पे मार्क्स लूज करोगे तो आपका रैंक भी यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो चलो फिर फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस चैप्टर को फटाफट सीखने की कोशिश करते हैं। आज के इस सेशन में देखना हम क्या कवर करने वाले। तो ज्यादा कुछ चीजें कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम सीखने वाले आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बेसिक बेसिक सी चीजें होंगी। अगर ये चीजें यहाँ पे क्लियर होती है तो आगे इसका एप्लीकेशन करने आप लोगों को ईजी जाएगा। तो सबसे पहले देखना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो रिवोल्यूशन ये जो होता है ना, आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे सन है, अर्थ है। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन। ठीक है, अर्थ मेरा क्या कर रहा है, इस सन के अक्रॉस या फिर सन को सेंटर में रख के रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ कर लूँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मायने रखता है। तो ये मेरा रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के अगर बाहर रहे और वो सर्कुलर मोशन गोल गोल घूमने की कोशिश करे तो उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो एक चीज याद रखना, रिवोल्यूशन में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं रहे तो उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। सिमिलरली आप लोग देख सकते हो, ये जो मून है, मून क्या कर रहा है, मून इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। ये क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो देख सकते हो, अगर मैं सन और अर्थ को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ तो अर्थ क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, तो इसे कहा जाएगा रिवोल्यूशन। ठीक है,
सिमिलरली मून मेरा क्या कर रहा है यहाँ पे अराउंड द अर्थ, वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे उसे कहेंगे मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। व्हाट हैपेंस इन द रोटेशन? अब रोटेशन में क्या होता है देखना, रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज विद इन द ऑब्जेक्ट। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो इट इज विद इन द ऑब्जेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, अर्थ अपने ओन एक्सिस के अराउंड रोटेट होती रहती है और एक चक्कर लगाने के लिए उसे लगभग लगता है 24 आवर्स। समझ में आ रहा? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ अर्थ का। यहाँ पे देख सकते हो, अगर अर्थ खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है रोटेशन। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रिवोल्यूशन में होता है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, एंड इन केस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहेगा वो विद इन द ऑब्जेक्ट होता है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ये सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो देखना, अगर मुझे सर्कुलर मोशन समझना है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना या फिर चक्कर मारना। मेरी गो राउंड रहे तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है। या फिर थीम पार्क में अगर आप लोग देख सकते हो, जो राइड होती है अलग अलग, वो भी पार्ट होता है मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। या फिर अगर मैं अ, एक स्प्रिंग लेके उसको एक ऑब्जेक्ट अटैच करके उसे गोल गोल घुमाओ, तो वो होता है मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर मुझे सर्कुलर मोशन समझना है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे यहाँ पे समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रहेगा, सर्कुलर मोशन जो होता है, याद रखना सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो होता है वो मेरा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होती रहती है। एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। कोई भी रहे, यूनिफॉर्म रहे या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहे, इन बोथ केसेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, और जिसके वजह से हम यहाँ पे इसे बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो रहेगा वो मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है? अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। अब देखना, लीनियर मोशन है और सर्कुलर मोशन, एनालॉगस क्वांटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये एनालॉगस क्वांटिटीज है। एक रहेगा मेरा लीनियर मोशन में, दूसरा रहेगा मेरा एंगुलर या फिर सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट पार्ट, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा जहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरी चीज, सर्कुलर मोशन जो होता है वो होता है मेरा पीरियोडिक मोशन। अब ये क्या होता है बाबा पीरियोडिक मोशन? ये ऐसे मोशन होते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट खुद का पाथ जो है या फिर अ, उसका जो रास्ता है ना, उस रास्ते को वो रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन का मतलब समझ लेना, इफ ऑब्जेक्ट रिपीट इटसेल्फ, इफ ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज ए पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये होता है मेरा टाइम पीरियड। इसे भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे सर्कुलर मोशन की, उसे समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन रहेगा मेरा एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरी चीज सर्कुलर मोशन है पीरियोडिक मोशन, जो कि उसका पाथ रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये दो चीजें आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं द क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व इन सर्कुलर मोशन। सबसे पहले रहेगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या रहेगा मेरे पास, तो सबसे पहले रहेगा मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करना कि ऑब्जेक्ट है। अब देखना यहाँ पे कुछ चीजें हैं अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी हमें।
ये सर्कल है, इस सर्कल में ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है, ठीक है। ये मेरे सर्कल का सेंटर है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, सर्कुलर मोशन में जो सर्कल का सेंटर है ना, ये सेंटर मेरा हमेशा ओरिजिन की तरह काम करे, ये मेरा ओरिजिन की तरह काम करे। ओरिजिन मतलब क्या? जो भी मेजरमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो सारे मेजरमेंट हम यहाँ पे ओरिजिन से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यार यू कैन सी द रेडियस। काम कर लेते, थोड़ा सा इसे डार्क कर लेते, तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, मेरा रेडियस है। सपोज करना कि ओ ए। इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पास, मैं मान रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा इनिशियली ए पोजीशन, ठीक है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट इज एट ए। अब ये जो ओ ए डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, ओ ए वेक्टर, या फिर हम इसे कहेंगे रेडियस। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन देखना, इसका डायरेक्शन रहेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी मुझे समझना। ओ ए क्या है यहाँ पे, तो एक रेडियस वेक्टर। चलो मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए से निकलने वाला है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद, मान के चलना कि ऑब्जेक्ट मेरा आया है बी पोजीशन, ऑब्जेक्ट मेरा आया है बी पोजीशन। तो मतलब अब रेडियस वेक्टर मुझे यहाँ पे मिलेगा, बराबर। तो सपोज करना कि ये बी पोजीशन है। अब देखना, जब ऑब्जेक्ट मेरा ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया है, तो उसके पास एक डिस्प्लेसमेंट आया है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा आप लोग देख सकते हो, थीटा रहेगा मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर, ओके। एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद द ओरिजिन इन द टाइम ऑफ मोशन, हम ऐसा कुछ इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में देखना क्या है, एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर विद ओरिजिन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज समझ लेना। अब देखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट के बारे में बात करें, तो इसके यूनिट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो रहेगा, इसका एसआई यूनिट रहेगा रेडियन, ठीक है। एसआई यूनिट रहेगा इसका रेडियन। और जो हमें दूसरा यूनिट पता है, अदर यूनिट हम उसे कहते हैं, जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं, दूसरा यूनिट रहेगा बेटा मेरा डिग्री, ठीक है। ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है रेडियन। से लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, अगर ड्रॉ लिखना है तो देखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पाई रेडियन, तो ये आधा चंद्र इसके सर पे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो दिस द वे टू रिप्रेजेंट द रेडियन। और डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री में मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। सर के ऊपर अगर मैं राउंड पूरा चांद यहाँ पे निकाल दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा डिग्री वाला, ठीक। समझ रहे हो? अब देखना, रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, रिलेशन क्या रिलेशन है, तो पाई रेडियन इज नथिंग बट द 180 डिग्री, पाई रेडियन इज नथिंग बट द 180 डिग्री। दूसरी चीज, 2 पाई रेडियन इज नथिंग बट द 360 डिग्री। अब ये चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखना, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पाई बाय 2 रेडियन, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 90 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 45 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन, तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ पे ये चीज याद रखनी, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी चीजें आप लोग मैथ्स में भी सीखोगे, नो इश्यू, लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो हमने इसे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखना, अगर ऑब्जेक्ट मेरा एक पूरा चक्कर लगाता है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगाता है फॉर वन रोटेशन, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे इस रोटेशन को हटा देते हैं, फॉर वन रिवोल्यूशन,
रिवोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप लोग देखोगे ना तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन पे है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, फॉर वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करेगा? एक रिवोल्यूशन में वो एंगल कवर करेगा हमेशा 2 पाई रेडियन, याद रखना। एक रिवोल्यूशन में वो एंगल कवर करेगा 2 पाई रेडियन। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं हाफ रिवोल्यूशन, अगर वो आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो इसका मतलब वो एंगल यहाँ पे करेगा पाई। तो देखना, एक रिवोल्यूशन का मतलब ए से निकला, वापस वो ए पे आ गया, तो वो 2 पाई एंगल कवर कर रहा है। अगर आधा रिवोल्यूशन में कंसीडर कर लो, ए से निकलेगा और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो यहाँ पे आ चुका है तो वो कंप्लीट कर रहा है आधा रिवोल्यूशन, तब वो एंगल यहाँ पे कवर करेगा पाई रेडियन। तो ये चीज समझ लेना, सिंपल वाली चीज। ओके, ठीक। और हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, सपोज करना फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स 3.5 रिवोल्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट ने 3.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए तो इसका मतलब उसके पास कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, वन रिवोल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन। तो मेरे पास कितने हैं, तो वो है 3.5 रिवोल्यूशन। मुझे इसके करस्पॉन्डिंग का एंगल निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ एक्स। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे आंसर मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई इंटू 3. आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 7 पाई रेडियन। तो मतलब 3.5 रिवोल्यूशन में वो कितना एंगल कवर कर रहा है, या फिर उसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा 7 पाई। तो ये चीज है, तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ लेना, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आता है तो आगे तो कुछ खास है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन अ सर्कुलर मोशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्टेंस इन अ सर्कुलर मोशन। ये भी समझना पड़ेगा। ये हमने अभी एंगल वाला देख लिया, अब थोड़ा सा लीनियर क्वांटिटीज की तरफ चलते हैं। अपना ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए पे, फिर वो सपोज करना कि वो यहाँ पे चला गया बी पे। ठीक है, ये अपना है क्या, तो ये सेंटर है, ओरिजिन है। तो देखना इसके पास इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आर्क एबी के बारे में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आर्क एबी के बारे में। तो एक चीज याद रखना, आर्क एबी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर दूं तरह से, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये बनेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बनेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ए बी इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, लेंथ ए बी इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है आर्क ए बी। आर्क ए बी क्या रहेगा, तो वो रहेगा मेरा डिस्टेंस, और लेंथ ए बी क्या रहेगा, तो वो रहेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर होता है, डिस्टेंस मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये एक्चुअल पाथ कवर रहेगा। तो क्या रिलेशन, ये यहाँ पे एक एंगल है थीटा। ठीक है, डिस्टेंस रेडियस, डिस्टेंस रेडियस एंड एंगल, इन तीनों के बीच में एक क्या रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर्क एंगल। देखना, आर्क एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, हमने सीखा है, डिवाइडेड बाय रेडियस, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क एंगल कितना है, मेरे पास थीटा है। आर्क लेंथ कितनी है, तो लेंथ आर्क ए बी रहेगा, आर्क ए बी रहेगा,
डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है तो आर। तो ये जो आर्क ये भी है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ एस एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये रिलेशन है लीनियर डिस्टेंस, रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, ये रिलेशन समझ रहे हो। अब दूसरी चीज, अगर मैं मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। याद रखना हमेशा आर क्रॉस थीटा नहीं है, ये थीटा क्रॉस आर रहेगा। एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे ये डिस्टेंस मिल जाए। ओके, समझ रहे हो। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालना, तो देखना वेक्टर है बेटा, ये चीज क्या है, वेक्टर है। तो मुझे यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल है, वेक्टर को भी समझना पड़ेगा, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर। तो ये फाइनल पॉइंट है। अगर मुझे ए बी निकालना है तो दो वेक्टर में यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, सॉरी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो देखना मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ये रहेगा मेरा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये रहेगा मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास आर। सिंबल है, कुछ भी ले सकते हो। अब दूसरी चीज, अ, तो देखना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलो डिस्टेंस हमने निकाल दिया, डिस्टेंस मुझे मिलता है यहाँ पे, आर्क लेंथ निकालना होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज कर सकते हैं। अब देखना मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर करना पड़ेगा। अब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो देखना ऐसा मत कर देना सर ओ बी की वैल्यू है आर वेक्टर और ओ ए की भी वैल्यू है आर वेक्टर, सो आंसर इज गोइंग टू बी जीरो। नहीं बेटा, ये क्या है, ये गलत तरीका है। हमें यहाँ पे वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। तो मतलब अगर मुझे इसको निकालना पड़ेगा तो ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू, प्लस नहीं माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो देखना ए और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सेम है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो है बेटा रेडियस। तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस टू आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बनेगा टू आर स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा, अब मुझे ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, दैट इज टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर पता नहीं है तो बेटा फटाफट नोटबुक निकाल के इसको लिख देना। सिमिलरली कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर इसे ही लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखना अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, तो इसको चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आधा एंगल अगर मैं कर दूं, अगर मैं यहाँ पे आधा एंगल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर। याद रखें साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये और ये दोनों तरीका सेम है यहाँ पे, तो हमें यही चीज यूज करनी है। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ, दैट इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, दैट विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू है मेरे पास टू आर स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो मतलब ये कितना बनेगा, तो आप लोग देख सकते हो ये बनेगा फोर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टू आर साइन थीटा बाई टू, टू आर साइन थीटा बाई टू। तो ये जो ए बी है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा टू आर साइन थीटा बाई टू। तो याद रखना ये चीज टू आर साइन थीटा बाई टू।
थोड़ा सा इसे हम समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या किया अभी तक हमने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या क्या किया अभी तक। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालने की कोशिश की। जब मैंने डिस्टेंस निकाला था तब मुझे मिला था एस इज इक्वल टू आर थीटा। जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज डेल्टा आर, जिसे हम कहेंगे डेल्टा आर, विच इज इक्वल्स टू 2r साइन थीटा बाई। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रिगार्डिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन इसी पार्ट के ऊपर आते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखना, एक पार्टिकल है जो कि कंप्लीट कर रहा है 1.5 रिवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल। और आंसर हमें पूछा गया है रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें रेडियन में पूछा है। कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है बेटा, तो वो कर रहा है 1.5। हमें पता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना एंगल कवर करता है, तो वो एंगल कवर करता है 2 पाई। मेरे पास कितने रिवोल्यूशन है, तो मेरे पास है 1.5 रिवोल्यूशन। तो मान के चलना कि एक्स एंगल कवर करेगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2 पाई। तो आंसर कितना बनेगा, तो यहाँ पे आंसर मुझे मिल जाएगा 3 पाई रेडियन। मतलब 1.5 रिवोल्यूशन में वो 3 पाई रेडियन एंगल कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बसंती, अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय इट इन कंप्लीटिंग द हाफ सर्कल। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, देखना, डिस्टेंस पूछा है, मतलब एक्चुअल पाथ पूछा है। अब देखना, तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम। पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल देखना, पार्टिकल मेरा निकल रहा है कहाँ से, मान के चलना कि यहाँ से निकला है। आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है। तो हमें यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर। तो एक्चुअल पाथ वो कितना कवर कर रहा है, तो वो आधा सरकमफेरेंस। वो एक्चुअल पाथ देखना, आधा सरकमफेरेंस कवर। पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पायर, तो आधा कितना रहेगा, पायर। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मिलेगा। ओके, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस मिलेगा। अगर मैं यही क्वेश्चन चेंज करके डिस्टेंस को रिप्लेस कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखना, तो शॉर्टेस्ट पाथ मुझे कितना मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर शॉर्टेस्ट पाथ। ये रहेगा मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है डायमीटर। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2r। यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, 2r। 2r क्या है, तो ये रहेगा मेरा डायमीटर, ये रहेगा मेरा डायमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, an athlete completes one round of a circular track of radius 10 meter in 40 seconds. ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 2 मिनट और 20 सेकेंड। सबसे पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब ये बनेगा 120 प्लस 20, दैट इज 140 सेकेंड। तो देखना, एक सर्क्यूल कंप्लीट करने के लिए वो कितना लगा रहा है टाइम, 40 सेकेंड। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, वो 40 सेकेंड। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने बनेंगे। तो देखना, 140 टाइम है और एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकेंड लगा रहा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 3.5। कितना, तो ये आ जाएगा मेरा 3.5 रिवोल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड। हमें यहाँ पे बोला गया है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब मुझे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए डिस्टेंस कवर्ड देखना, या फिर ऐसा भी कर सकते,
एक चक्कर लगाने के लिए, फॉर वन सर्कल, एक रिवोल्यूशन करने के लिए, या फिर एक रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई डिस्टेंस कवर करता है। मेरे पास कितने रिवोल्यूशन है, तो मेरे पास है 3.5 रिवोल्यूशन। तो उसमें मान के चलना कि वो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई r इंटू 3.5, तो ये मुझे मिल जाएगा 7 पाई इंटू r, 7 पाई इंटू r। ठीक है, तो चलो वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी, आर की वैल्यू है 10, तो आंसर मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 70 पाई। आंसर कितना मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे, 70 पाई आंसर मिलना चाहिए। तो ऑप्शन में देख सकते हो 70 मीटर, 140, 110, 220। तो एक काम कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं 70 इंटू 3.14। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, ये आ जाएगा 0, 28, 9। तो आप लोग देख सकते हो, तो आंसर मुझे कितना मिलने वाला है यहाँ पे, 219.80 मीटर। मतलब ऑप्शन मेरा डी यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 धन्नो यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। तो समझ लेना हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे किया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो ये कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकंड लगा रहा है, मेरे पास टोटल है 140 सेकंड। तो कितने चक्कर लगा सकता है मैं निकाल सकता हूँ। तो वो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 3.5 चक्कर मुझे यहाँ पे मिलेगा। एक चक्कर में वो एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब पूरा सर्कमफरेंस रहेगा मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो 3.5 रिवोल्यूशन है, 3.5 बार वो चक्कर मार रहा है, तो मुझे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई r से और 3.5 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखना, बेसिक बेसिक सी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बनेगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, दूसरा रहेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, अब तीसरा रहेगा इंस्टेंटेनियस इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मुझे मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अब ये क्या तरीका है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर मुझे यहाँ पे दिया है थीटा इज इक्वल टू 3t² -2t+2, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2, ये वाला क्वेश्चन। तो बाय यूजिंग द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी। अब थीटा की वैल्यू तो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 3² -2t+2। तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6t-2। ओके, टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड, मतलब मुझे अब टाइम की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 2 सेकेंड। तो ओमेगा मुझे मिल जाएगा 6 × 2
-2 दैट इज 12 - 2, आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। नेक्स्ट, अभी हमने इसका एसआई यूनिट देखा नहीं, तो एसआई यूनिट इसका क्या रहेगा? एसआई यूनिट इसका रहेगा रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट रहेगा इसका रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशंस के बारे में अगर बात करोगे इसके, तो डायमेंशंस इसके आ जाएंगे m0, l0, t⁻⁻1। इसके डायमेंशंस आ जाएंगे मेरे पास m0, l0, t⁻⁻1। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा अपना रेडियन पर सेकेंड। आंसर रहेगा मेरे पास रेडियन पर सेकेंड में। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट, अब और कुछ चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। What is the relation between the angular velocity, linear velocity? Okay, relation between linear velocity and angular velocity क्या होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन? समझ लेते हैं। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है? एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। एस वेक्टर क्या होता है? तो वो होता है थीटा क्रॉस आर। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना इसे। अगर मैं दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, differentiating with respect to t on both side, समझ लेना। तो ये आ जाएगा ds डिवाइडेड बाई dt, ये बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। हमें यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, ये आप लोग सीखोगे जब डिफरेंशिएशन सीखो। तो देखना, मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, u इंटू वी रूल समझना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स नहीं आता तो ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आएगी। ठीक है, u इंटू वी रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u into v with respect to x can be written as u into dv by dx plus v into du by dx। तो ये रूल मुझे यहाँ पे लगाना है। दो अलग अलग क्वांटिटीज है तो मैं रूल लगा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये मुझे मिल जाएगा थीटा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर। ये थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में है तो इसी तरह से हमें इसे लिखना पड़ेगा। अब देखना, सर्क्यूलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? रेडियस हमेशा कांस्टेंट होता है। सर्कुलर मोशन में रेडियस, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं तो रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इफ रेडियस इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी रेडियस कांस्टेंट रहेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ रेडियस इज कांस्टेंट, तो ये जो डी आर बाई डी टी रहेगा ना, इसका आंसर आएगा जी। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो डी आर बाई डी टी मेरा जीरो आ जाएगा। इस डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा थीटा इंटू जीरो प्लस डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर। तो देखना, ये डी एस बाई डी टी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये रहेगा मेरा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। v is equals to omega cross r। तो ये रहेगा मेरा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सिंपली मैग्नीट्यूड। तो वो कितना रहेगा? तो वो रहेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर
हम मान के चले कि एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये बन जाएगा मेरा आर ओमेगा, तो ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। एक चीज अपनी यहाँ पे बाकी रही है, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बच्चा लोग हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल कर लेना। और थंब जो स्ट्रेट रहेगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन, थंब यहाँ पे क्या करेगा? थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर, थंब यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देने वाला है। किस तरह से? सपोज कर, डायरेक्शन ऑफ मोशन किया है मैंने यहाँ पे, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मोशन से बोलने से अच्छा है कि रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, अगर फर्स्ट डायग्राम में मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया है कुछ इस तरह, मतलब ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल कर लूँ इन द सेंस ऑफ रोटेशन से, रोटेशन जिस तरह हो रहा है उस तरह से फिंगर्स को अगर मैं कर्ल कर लूँ, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो आप लोग देख सकते हो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ भी मुझे मिलने वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं जो रोटेशन है, मैं इस रोटेशन को कर देता हूँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जैसे ही करते तो फिंगर हम ऐसे कर्ल करेंगे और थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, इन दिस केस मुझे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी डाउनवर्ड, ये मुझे एंगुलर वेलोसिटी। तो बहुत इजी है, सिर्फ याद रखना है राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं थंब रूल यूज कर, इसे नोट्स भी थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, एडवांटेज आप लोग ले सकते हो बाद में। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, हर एक लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मैं वहां पे अपलोड करने। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कर, ठीक है। ये था डायरेक्शन के बारे में, और कुछ चीजें हैं, बेसिक बेसिक सी चीजें। तो ओमेगा जो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड देखना, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवोल्यूशन, सॉरी नॉट रोटेशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का सिंबल रहेगा कैपिटल टी। अब दूसरा डेफिनेशन है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, एक सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसे कहा जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम इस चैप्टर में
स्मॉल एन की तरह यूज करें। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम यूज करने वाले हैं स्मॉल एन। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/n। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/n। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहेगा हर्ट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहेगा हर्ट्स, टाइम पीरियड का यूनिट रहेगा सेकंड। ठीक है, हर्ट्स भी होता है। अब देखना, ये ऐसा यूनिट तो है हर्ट्स, देयर इज नो इशू। कई कई बार क्या किया जाता है, रिवोल्यूशन दिए जाते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो हर्ट्स का मतलब क्या है? हर्ट्स का मतलब ही होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड, याद रखना। हर्ट्स का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस। तो ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है या फिर इसे समझने की कोशिश की। अब देखना, क्या मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसने एक चक्कर काटा, वापस यहाँ पे आया, तो अब मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो एक कंप्लीट चक्कर कर रहा है, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। एक रिवोल्यूशन में देखना, इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन क्या होने वाला है मेरे पास? टाइम पीरियड कितना रहेगा? तो टी रहेगा, और इस एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर कर रहा है? तो वो एंगल कवर कर रहा है बेटा 2 पाई। एक रिवोल्यूशन में वो कितना एंगल कवर कर रहा है? तो वो एंगल कवर कर रहा है यहाँ पे 2 पाई। तो इसका मतलब ये है, ओमेगा का जो एक्सप्रेशन रहेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी, इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन। इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई एन। समझ लेना ये चीज, एक रिवोल्यूशन का ये फंडा है, एक रिवोल्यूशन का फंडा है। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए टाइम पीरियड होता है टी। ओके, और वो एंगल कितना कवर कर रहा है? तो वो एंगल कवर कर रहा है यहाँ पे 2 पाई। तो मतलब मुझे यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन, इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर, अगेन फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में लगती है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि मैं बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट 60 आरपीएम से चल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? 60 आरपीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या होता है? 60 रिवोल्यूशंस पर मिनट। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है आरपीएस में, मुझे इसे कन्वर्ट करना है आरपीएस में, तो मैं एक काम कर देता हूँ, 60 डिवाइडेड बाई 60 कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिवोल्यूशन पर मिनट, 60 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब ये आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 आरपीएम का मतलब है 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो याद रखना, आरपीएम को आरपीएस में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरपीएम को आरपीएस में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 240 आरपीएम, 240 आरपीएम मतलब कितना हुआ? तो ये बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 60। तो आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे आरपीएस में, तो आंसर कितना मिलेगा? तो 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 240 आरपीएम मतलब 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। समझ लेना, ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, और हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी 2 पाई एन। फर्स्ट केस में देखना, एन की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इस केस में आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, और तो ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 4, दैट इज 8 पाई रेडियन। इतनी एंगुलर वेलोसिटी इसके पास है। तो दिस इज रिगार्डिंग द आरपीएम टू आरपीएस कन्वर्जन। अब कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा क्लॉक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्लॉक, एनालॉग क्लॉक। अगर मैं गलत स्पेलिंग लिख दूं तो बेटा इग्नोर कर देना। अब एनालॉग क्लॉक में तीन चीजें होती है। एनालॉग क्लॉक में मेरे पास रहेगा सेकेंड्स हैंड,
सेकेंड्स हैंड, दूसरा रहेगा मिनट हैंड। डिजिटल के ज़माने में हम एनालॉग क्लॉक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा रहेगा बेटा मेरा आवर है। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीन अलग अलग नीडल्स है मेरे पास, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो देखना सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड, ये इन सबका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड रहेगा 60 सेकेंड। का मतलब क्या है, वो जो सेकंड का काटा है ना बेटा, उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड लगता है, इसलिए इसका टाइम पीरियड होता है मेरा 60 सेकंड। सिमिलरली मिनट हैंड, मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना रहेगा। तो देखना वो जो मिनट काटा होता है ना, उसको ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगते हैं यहाँ पे 60 मिनट। 60 मिनट मतलब ये आ जाएगा 60 × 60 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना आया, तो इसका टाइम पीरियड आया मेरा 60 × 60 सेकेंड। सिमिलरली आवर एंड के लिए कितना बेटा, तो देखना अब घड़ी में तो 12 घंटे होते हैं। अगर वो कंप्लीट एक रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब वो 12 घंटे कवर कर रहा है, दैट मीन्स 12 आवर। 12 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 60 मिनट × 60 सेकेंड। ये चीज समझ लेना यहाँ पे, ये टाइम पीरियड मुझे पता होनी चाहिए। एनालॉग क्लॉक जो है अपना, उसका टाइम पीरियड 60 सेकेंड, 60 मिनट, 12 आवर। ये किसका किसका है, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे अर्थ का टाइम पीरियड बात करूँ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है इसका 24 आवर्स। दैट मीन्स 24 × 60 मिनट × 60 सेकेंड। तो इतने सारे सेकेंड आ जाएंगे मेरे पास, 24 आवर्स × 60 मिनट × 60 सेकेंड। तो मुझे करना क्या है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज, चार टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे पता होने चाहिए फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो खुद के, जब अर्थ खुद के अराउंड घूमती है तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अभी हमने देखा टाइम पीरियड कितना था, 24 आवर्स। तो मतलब एंगुलर स्पीड में यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी कितना है, तो टी रहेगा मेरा 24 आवर्स, मतलब ये 60 × 60। आप लोग देख सकते हो, ये बन जाएगा 12, या आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 12 × 3 6 7। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 0 7 36, तो यह आ जाएगा 43। तो आंसर कितना मिलेगा, पाई डिवाइडेड बाय 43,200 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज धन्नो मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फटाफट। The wheel 0.5 meter in radius is moving with a speed of 100 meter per second. Then what is its angular speed? तो देखो बेटा, यहाँ पे रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। तो हमें पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। v की वैल्यू दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड, रेडियस दिया गया है 0.5, तो मुझे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 0.5। ये कितना आ जाएगा, तो ये मुझे ओमेगा मिल जाएगा 200 रेडियन पर। ओमेगा कितना मिलेगा यहाँ पे, 200 रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज बसंती यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ स्कूटर इज गोइंग around a circular road of radius 100 meter apart, sorry, radius 100 meter at a speed of 10 meter per second. Then the angular velocity of the scooter. तो देखो बेटा, फिर से वही वाली चीज, v is equals to r ओमेगा। v की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 10, r कितना दिया गया है 100, ओमेगा कितना मिलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर कितना आया, 0.1 रेडियन पर सेकेंड, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बसंती फिर से मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कैलकुलेशन देखना, मैं कहीं पे गलती ना करूँ। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी of rotation of the minute hand of a clock with the angular velocity of a rotation of earth about its own axis। तो देखो बेटा, यहाँ पे मुझे पूछा क्या है, ओमेगा मिनट हैंड
डिवाइडेड बाय ओमेगा अर्थ। ठीक है, तो ओमेगा मिनट हैंड कितना रहेगा, तो वो रहेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द मिनट हैंड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आप लोग देख सकते हो 2 पाई कैंसर, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ कितना है, वो है 24 आवर्स, 60 × 60। मिनट हैंड का कितना है बेटा, तो उसका होता है 60 मिनट। 60 मिनट मतलब ये कितना आ जाएगा, 60 × 60। आंसर कितना बनेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 24:1। समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 10 mm। व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर स्पीड ऑफ द वॉच आफ्टर 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में कितना चेंज रहेगा, व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर स्पीड। तो देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। सेकंड हैंड, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड हैंड का जो निडल है या फिर जो भी काटा है ना, उसका स्पीड, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या एंगुलर स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इज कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड देखना यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना। ऐसा मत कर देना कि सर ये तो 15 सेकेंड आगे गया है, तो मतलब ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे गया है, तो थीटा बन रहा है मेरा 90 डिग्री। तो एंगल में निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरा ओमेगा 1² प्लस ओमेगा 2², तो आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं बेटा, तो ये गलत तरीका, ये क्या है, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे समझ लेना कि जो एंगुलर स्पीड है, सेकेंड हैंड रहे, मिनट हैंड रहे, आवर हैंड रहे, इनका हमेशा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है। देयरफॉर चेंज इन एंगुलर स्पीड, चेंज इन एंगुलर स्पीड, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड इज अ कांस्टेंट, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। चेंज कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बाकी कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें यहाँ पे चेंज इन एंगुलर स्पीड पूछा है। अगर क्वेश्चन को चेंज करके, अगर क्वेश्चन को चेंज करके मैं यहाँ पे बोलता व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर स्पीड, व्हाट इज द चेंज इन अ लीनियर स्पीड, अगर ये होता तो शायद तब मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़े। चेंज इन लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड या फिर लीनियर वेलोसिटी, तो उसके लिए हम ये डेल्टा आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r sin θ/2। वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मेरा, या फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं आगे ऑब्टेन कर सकता हूँ, क्या ऑब्टेन कर सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू ट्वाइस वी साइन θ/। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अगर पूछा जाता है, तो मुझे ये इस फॉर्मूले का यूज करके मैं ये डिराइव कर सकता हूँ और मुझे यहाँ आंसर मिल जाए। लेकिन उसके लिए मुझे भी पता होना चाहिए। ये निकाल सकते हैं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो देखो यहाँ पे हमें पूछा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर, रेडियस दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा बेटा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला है। ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई/टी, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई/टी। तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेडियस है 6400, 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है मेरे पास, टाइम पीरियड है 24 आवर्स में दिया है, देखना किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट मत करना, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 800 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1600 किलोमीटर पर।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। देखना मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है क्योंकि ऑप्शन में मुझे किलोमीटर पर आवर में सारी चीजें दी गई है, इसीलिए मैंने टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ यहाँ पे लिया है 24 आवर्स। नेक्स्ट, a particle comes round circle of a radius 1 meter once. The time taken by it is 10 seconds. Then the average velocity of the motion. तो देखो हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब देखना एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये रहेगा एवरेज वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखना मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया। 1 मीटर का सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है, उसके लिए 10 सेकंड लगे। 1 मीटर का सर्कल कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो ए से निकला, वापस वो ए पे आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, उसके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0 और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। मतलब ये एवरेज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी रहेगी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी मेरे यहाँ पे इस केस में रहेगी 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा एंड आर इज गिवन। तो हमें पता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब हमें डिटर्मिनेंट का मेथड यूज करना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, तो ओमेगा का है, तो उसके हम कोएफिशिएंट लिख सकते हैं यहाँ पे t-4 1, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 5 -6 और ये 6। तो अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आई कैप -24 +6 माइनस जे कैप, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या आ जाएगा 18 - 5 प्लस के कैप, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -18 +20। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना मिल रहा है, ऑप्शन शायद मैच ना हो जाए, लेट मी सी। हाँ कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी दिखाई दे रही है। -18 आए क्या, -13 जे कैप +2 कैप +2 कैप। ठीक है, तो ऑप्शन देखना यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है मेरा, -18 -13 जे कैप +2 कैप। तो यहाँ पे इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखना, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझने की कोशिश, तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, with respect to time is called as a angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, उसका सिंबल रहेगा अल्फा विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा, या फिर इसे ही लिख सकते हैं हम डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी। इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा अल्फा। अब क्या है रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर था, इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, क्या आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। डायरेक्टली लिख रहा हूँ देखना, टू आर। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी क्या मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। तो ये रिलेशन रहेगा लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस इज रिगार्डिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन। डी वी बाई डी टी होता है, याद रखना, डी ओमेगा बाई। सिंपल है, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If the wheels of the car have a diameter of 1 meter, then the angular acceleration of the wheels। तो हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, मुझे पता है a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड में अगर ले
मैग्नीट्यूड में अगर इसे लेने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इसे भूलना मत। एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन दिया है 10, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है तो देखना, डायमीटर दिया है 1, मतलब रेडियस आ जाएगा हाफ, और अल्फा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड, देन द व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर। तो देखो बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा। चेंज कितना है, 10 सेकेंड का है, तो डेल्टा टी है मेरे पास 10। व्हाट अबाउट ओमेगा फाइनल, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 पाई एन फाइनल माइनस 2 पाई एन इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। तो देखो, ये जो है ना, ये चीज है मेरी एन इनिशियल, और ये चीज है मेरी एन फाइनल, और ये मुझे रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो अगर मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 60। आप लोग देख सकते हो, ये 600 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 20 बच जाएगा 10, 20 माइनस 10 मतलब 10 आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, तो आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज धन्नो मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज। तो देखो बेटा, ये था आज का अपना सेशन। आज के इस सेशन में हमने क्या किया, तो फटाफट रिकैप करने की कोशिश करते हैं। रिकैप ऑफ द लेक्चर याद रखना। रिकैप में हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा देखा था हमने। तो एच इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, ये वाला एक्सप्रेशन था। के बाद अगर मैग्नीट्यूड में लिखने की कोशिश करो तो ये आ जाएगा आर थीटा। ओके, डेल्टा आर की भी वैल्यू निकाली थी हमने, डेल्टा आर इज इक्वल टू 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। इसी का यूज करके हम डेल्टा वी भी निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, अगर वेलोसिटी निकालनी हो। चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, ये रहेगा चेंज इन रेडियस। नेक्स्ट रहेगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाई टी। नेक्स्ट हमने देखा था रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सिमिलरली अल्फा देखा था हमने, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या फिर इसे ही लिख सकते हैं हम डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी। हमें रिलेशन मिला था लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस, दैट इज अल्फा क्रॉस आर। और हमने क्या चीज सीखी थी, और एक चीज सीखी थी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा मिल जाता है मुझे 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, या फिर 2 पाई इंटू एन। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस लेक्चर में कवर करने की। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों को, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना, बिल्कुल भी 2x स्पीड में 3x स्पीड में देखने की कोशिश मत करना। अगर ऐसे देखते हो तो आप लोगों को नोट्स अच्छी तरह से समझ में नहीं आए। तो चलो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।